हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको मानव दांत के बारे में बताया था। कल मैंने आपको लार ग्रंथियों के बारे में बताया था। आज हमारा टॉपिक है श्वसन, रेस्पिरेशन। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि श्वसन क्या है और सांस लेना क्या होता है। दोनों चीजें अलग हैं। जरा देखें बच्चों, श्वसन, रेस्पिरेशन और सांस लेना क्या है? सांस लेना। बच्चों, ये जो श्वसन होता है एक रासायनिक क्रिया होती है। श्वसन एक रासायनिक क्रिया होती है। एक रासायनिक क्रिया होती है। श्वसन एक रासायनिक क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जबकि सांस लेना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। यांत्रिक क्रिया है। सांस लेना एक यांत्रिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक क्रिया है जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और क्या करता है? ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और ऑक्सीकरण कर लेगा और क्या बनेगा? हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। हमें क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वसन एक रासायनिक क्रिया है। श्वसन क्या है? एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है। एक क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसको देखें, सांस लेना क्या है? ये ब्रीदिंग होता है बच्चों। ब्रीदिंग होता है। ये रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन होता है। यांत्रिक क्रिया है। इसमें बच्चों क्या होता है? इसमें वायु को ग्रहण करना और वायु को छोड़ना। वायु ग्रहण करना, वायु को ग्रहण करना और वायु को त्याग करना। और वायु का क्या करना? वायु त्याग करना होता है। जो यांत्रिक क्रिया होती है इसमें वायु को ग्रहण किया जाता है, वायु को त्याग किया जाता है। यह सांस लेना कहलाता है। और श्वसन होता है जिसमें रासायनिक क्रिया होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। बच्चों, अब श्वसन के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। श्वसन देखें जरा, श्वसन होता कैसे है, इसके बाद इसको हम परिभाषित करेंगे। पहले हम पूरी प्रक्रिया जान लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है। जरा देखें, ये बच्चों वातावरण है, ये वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल है, वातावरण है। और इस वायुमंडल के द्वारा वायु ग्रहण की जाती है। वायु ग्रहण की जाती है। बच्चों, वायु जो है विभिन्न प्रकार की गैसेस का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। और ये सबसे पहले जो हमारा जो श्वसन तंत्र है, जिसमें सबसे पहले आता है नासाद्वार। इस वायु को जो है नासाद्वार के द्वारा ग्रहण किया जाता है। नासाद्वार, नासाद्वार, नॉस्ट्रल कहते हैं इंग्लिश में इसको हम। नासाद्वार के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है। इस वायु को नासाद्वार के द्वारा इसे नासाग्रसनी में भेज दिया जाता है। नासाग्रसनी, इसको नासाग्रसनी में भेज दिया जाता है। वायु को कहां भेज दिया जाता है? नासाग्रसनी में भेज दिया जाता है। अभी मैं इसको फिगर के माध्यम से आपको पूरा बताऊंगा कैसे जाएगी। ठीक है,
वायुमंडल से वायु ग्रहण करते नासा द्वार से वायु प्रवेश करती है, और ये नासा द्वार किसको, वायु को कहाँ भेज देते हैं, नासा ग्रसनी में भेज देते हैं। नासा ग्रसनी के बाद वायु कंठ में जाती है, कंठ में जाती है, लैरिंक्स कहते हैं इंग्लिश में इसको लैरिंक्स कहते हैं, इसको नेसोफेरिंक्स कहते हैं। कंठ के बाद वायु को वायु नली में भेज दिया जाता है, श्वसन नलिका कहलाती है, वायु नली में भेज दिया जाता है, विंड पाइप में, ट्रैकिया कहते हैं इसको बच्चों। इसको वायु नली में भेज दिया जाता है वायु को, और वायु नली वायु को कहाँ भेज देती है, कहोगे, इसको श्वसनी में भेज देती है, श्वसनी में भेज दिया जाता है। श्वसनी वायु को श्वसनिया में भेज देती है, श्वसनिया में भेज दिया जाता है वायु को। अभी बच्चों वायु ही जा रही है, हर जगह क्या जा रही है, वायु। इसके बाद श्वसनिया से वायु को फेफड़ों में भेज दिया जाता है, लंग्स में भेज दिया जाता है, फेफड़ों में भेज दिया जाता है, लंग्स में भेज दिया जाता है। अभी यहाँ पे वायु ही आ रही है, और इस वायु को फेफड़ों से, जो फेफड़ों में जो वायु कोष्ठ पाए जाते हैं उनमें भेज दिया जाता है। फेफड़ों से कहाँ जाएगा, वायु कोष्ठ में जाएगी, वायु कोष्ठ। और इन वायु कोष्ठ, ये वायु कोष्ठ क्या करते हैं, इस वायु को छानते हैं, छानने का काम करते हैं, और केवल इन वायु कोष्ठों से क्या जाता है, O2 निकलती है। क्या निकलती है, O2। O2 को बच्चों ब्लड में भेज दिया जाता है, कहाँ से, यहाँ से वायु को क्या करते हैं, इस वायु से सारी गैसेस को बाहर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी इस वायु के साथ में CO2 साथ में चली जाती है, CO2 भी साथ में जाती है। वायु कोष्ठ से यहाँ वायु को छाना जाता है, और केवल O2 निकालकर ब्लड में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है बच्चों, इसको ब्लड में भेज दिया जाता है, इसको ब्लड में भेज दिया जाता है, रक्त में भेज दिया जाता है। रक्त के बाद इस ऑक्सीजन को सेल्स में भेज दिया जाता है, कोशिकाओं में। कहाँ भेज दिया जाता है, कोशिकाओं में, सेल्स कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। इस ऑक्सीजन को कहाँ, सेल्स में भेज दिया जाता है। ये सेल्स जो है इस O2 को माइटोकॉन्ड्रिया भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देते हैं। यहाँ पे जो है ऑक्सीजन पहुंच गई बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है बच्चों, ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज पाया जाता है, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और उसका ऑक्सीकरण कर देता है। यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, और क्या बनता है, यहाँ पे ये ऊर्जा ग्रह कहलाता है, ऊर्जा ग्रह कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस कहलाता है बच्चों। यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या, ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण होगा। यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होगा। किस रूप में होगा बच्चों, ये एटीपी के रूप में होता है। लगभग 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। देखिए बच्चों फिर से,
वायुमंडल से वायु को ग्रहण किया जाता है और नासाद्वार से इसको जो है ग्रहण किया जाता है वायु को। इस वायु में बहुत सारी गैसेस का मिश्रण होता है। ये नासाद्वार से नासाग्रसनी में जाती है वायु, नासाग्रसनी से कंठ में जाती है वायु, कंठ से वायु नली विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप से श्वसनी ब्रोंकी में जाती है और ब्रोंकी से वायु श्वसनिया में जाती है। ये श्वसनिया क्या है बच्चों? ये श्वसनी की जो है बहुत ही छोटी छोटी पतली पतली जो है ये समझ लीजिए पाइप हैं, पतले पतले जो है पाइप हैं और इसको श्वसनिया से फेफड़ों में वायु भेज दी जाती है, फेफड़ों से लंग्स में भेज के वायु को वायु कोष्ठ में डाल दिया जाता है। वायु कोष्ठ एक गुब्बारों की तरह होता है और हजारों लाखों की संख्या में जो वायु कोष्ठ फेफड़ों में पाए जाते हैं और वायु कोष्ठ क्या करते हैं, इस वायु को छान कर केवल और केवल O2 को कहाँ ब्लड में भेज देते हैं। ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ जाती है? सेल्स कोशिकाओं में जाती है। कोशिकाओं से वायु कहाँ जाती है, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज से अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए क्या कहलाता है? ऊर्जा ग्रह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो बच्चों, समझ में आया? ये है रेस्पिरेशन की पूरी मेथड। अब जरा इसको देखें, ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से ये नासाद्वार, इसको मैं जो है आपको पूरी तरह से एक अलग फिगर बना के मैं समझाऊंगा। फिलहाल मैं अभी मैं आपको श्वसन की परिभाषा लिखता हूँ। ये देखिए नासाद्वार है, यहाँ से जो है वायु प्रवेश करती है और वायु प्रवेश करने के बाद इस ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी के बाद इस कंठ में आती है। कंठ से ये बच्चों क्या लगा है? ये वायु नली लगी है, इसको विंड पाइप कहते हैं, ट्रैकिया है। यहाँ पे उपास्थि के छल्ले लगे रहते हैं, ये उपास्थि वलय लगे हैं। ये देखो उपास्थि वलय इसलिए लगे रहते हैं जिससे कि जो विंड पाइप होता है, जो श्वास नली होती है जिसको वायु नली भी कहते हैं, जिससे कि वो जब इसमें संकुचन और शीतलन हो तो ये जाके दब ना जाए, इसको बिल्कुल एकदम चिपक ना जाए आपस में। इसलिए जो उपास्थि के जो छल्ले लगे रहते हैं, इसको दूर दूर रखता है। बच्चों यहाँ से ये श्वसनिया लगी है, देखिए इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों फेफड़ों में श्वसनिया जाती हैं। ये श्वसनिया जो होती है बच्चों, ये छोटी छोटी पतली पतली आप धारियों में दिख रहे हैं ना, ये श्वसनिया होती है। ये श्वसनी होती है और ये श्वसनिया होती हैं जो कि वायु कोषों में जाकर खुलती हैं। जो श्वसनिया होती हैं वो वायु कोषों में जाकर खुलती हैं, जबकि जो श्वसनी होते हैं बच्चों, ये फेफड़ों में जाकर खुलते हैं। जो श्वसनी होती है वो फेफड़ों में जाकर खुलती हैं और जो श्वसनिया होती हैं वो वायु कोष्ठों में जाकर खुलती हैं। जो छोटे छोटे गुब्बारों की तरह जो वायु कोष्ठ, हजारों लाखों में जो वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, लगभग 3 मिलियन वायु कोष पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। और ये वायु कोष क्या करते हैं? इस वायु को छान लेते हैं और केवल O2 को ब्लड में डाल देते हैं और O2 ब्लड में जाती है और ब्लड से कोशिकाओं में जाती है, सेल्स में जाती है, सेल से ऊर्जा ग्रह मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, जहां पे ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन क्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करती है। लगभग 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा बच्चों? इसको देखें जरा, श्वसन की परिभाषा देखेंगे। रेस्पिरेशन, श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन क्या है बच्चों? श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें विशेष मानव अंग वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसे कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। अतः श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक, कौन? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है बच्चों। किसका होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में CO2 भी उत्पन्न होता है। जब प्रक्रिया होती है बच्चों तो इसमें CO2 भी उत्पन्न होता है और CO2 जिस मार्ग से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाता है उसी मार्ग से CO2 को बाहर भेज दिया जाता है और लंग्स में ये फेफड़ों में पहुंचकर इसको बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए CO2 भी उत्पन्न होता है जो मानव शरीर के लिए कैसी होती है? अनुपयोगी होती है CO2। इस CO2 को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया श्वसनांग के द्वारा ही होती है। मतलब जिन श्वसन अंगों से ऑक्सीजन वायु जाती है, ऑक्सीजन जाती है, उसी श्वसन अंगों से, उसी मार्ग से उसको वापस भेज दिया जाता है। फेफड़ों तक जब ये आती है तो फेफड़े इसको बाहर निकाल देते हैं। श्वसनांगों का
संपूर्ण तंत्र क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है बच्चों। श्वसनांग जो भी है आज हमने पढ़े हैं, नासाद्वार से लेकर और कहाँ तक, वायु कोष्ठों तक, ये सब के सब क्या है? श्वसनांग है, ठीक है ना। तो वो सब टोटल मिला के क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है। इसको बच्चों हम श्वसन तंत्र के बारे में कल मानव श्वसन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसका बढ़िया से आपको नोट्स यहाँ पे हम जो है प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब देखो जरा, एक सबसे बड़ी बात होती है, सोचने वाली बात है कि ऑक्सीजन ही ब्लड में क्यों जाता है? क्या और गैसेस नहीं जा सकती क्या? नाइट्रोजन जा सकती है, और भी गैसेस जा सकती हैं, नहीं जा सकती क्या? तो बच्चों ऑक्सीजन ही क्यों जाता है, आज इस पे चर्चा करने वाले। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन ही क्यों जाता है बच्चों, इसको देखें। देखिए, ऑक्सीजन जो होती है बच्चों, ऑक्सीजन, इसको देखेंगे। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है बच्चों, वो 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। और इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लें तो कितना बनेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2,6। इसके जो है प्रथम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन विन्यास का तरीका है सब, है ना। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? कहोगे के एल। और इसकी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। अब दरअसल क्या है, जब किसी तत्व का अष्टक पूर्ण हो जाता है तो वो अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तब जाके क्या करेगा ये जो बाह्य कोश होता है बच्चों, ठीक है ना, बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको भरने के लिए, उसको अष्टक पूर्ति के लिए, अष्टक प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो या तो वो ग्रहण करता है या उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? बाहरी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो आज क्वेश्चन अपना ये है कि ऑक्सीजन ही ब्लड में क्यों जाती है, कोई और गैसेस क्यों नहीं जाती हैं, नाइट्रोजन क्यों नहीं जाती है, ये सारी चीजें क्यों नहीं जाती हैं। चलो बच्चों और देखते हैं। देखिए जरा, क्या नाइट्रोजन नहीं जा सकता है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा? 2,5 हो जाएगा। देखते जाना। अब बच्चों देखें जरा, जो ब्लड होता है, जो क्या होता है? ब्लड होता है, ब्लड बच्चों, इस ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है बच्चों, और इस हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन, Fe। लेकिन कहोगे क्या वाकई में आयरन Fe होता है? क्या है? लोहा पाया जाता है इसमें। होता क्या वो दरअसल क्या होता है? वो फेरस होता है बच्चों। वो क्या होता है? फेरस। और फेरस के लिए बच्चों क्या होता है? इस पर क्या होता है? +2 आयन होते हैं फेरस पर। जी हाँ, इस पर +2 आयन होते हैं, इस पर फेरस पर, जो इस हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ब्लड के लाल रंग होने का कारण ही हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। उस आयरन का मतलब है उसमें फेरस पाया जाता है, Fe+2। इसका मतलब है कि इस आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करे हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है? जरा देखें। देखिए इसमें देखें, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 2,6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? कहोगे 6 हैं। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये धड़ल्ले से कहां पे जाएगा? ऑक्सीजन किसके साथ में जाएगा? ब्लड के साथ में आराम से जाएगा अपना अष्टक पूर्ण करते हुए, क्योंकि इसको पूरा रास्ता मिल जाता है। तो क्या होता है भाई, नाइट्रोजन भी इसके साथ जाता है। भाई देखो, चलो नाइट्रोजन आया, इसने कहा भाई मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कक्षा में कितने हैं? 5, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। लेकिन फेरस के पास तो भाई कितना है? केवल और केवल कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है। ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रदान कर सकता है, किसी को त्याग कर सकता है। ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग करें, इसलिए 2+ का इस पे आ गया है। तो अब चूंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसके पास है नहीं। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के पास अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है।
कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसका क्या हो जाएगा? अष्टक पूर्ण हो जाएगा और ये आराम से ब्लड में जा सकता है। तो क्या होता है, ये फेरस ही है, आयरन ही है जो ऑक्सीजन को क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देता है और ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण कर लेता है और क्या लेता है? भैया आप मेरे दोस्त बन गए, आइए आप आइए और मेरे हीमोग्लोबिन के साथ इस ब्लड में जाइए, आराम से जा सकते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि ब्लड में ऑक्सीजन ही क्यों जाता है, इसलिए जाता है ऑक्सीजन। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको आज की क्लास मेरे बहुत अच्छी लगी होगी और कल मैं आपको मानव श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां शारदे।